Hello everyone, I hope you all are doing fine. So today we are starting a series related to discussing mains 365 magazines. I hope you like it. These are very important. मैं दोबारा बोल रहा हूँ मेंस के आंसर लिखने के लिए द प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. प्रेजेंटेशन के अलावा यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन. सी सिंपली राइटिंग आंसर डंपिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट फेच यू मार्क्स. आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे जब आप स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखेंगे जिसमें काफी अच्छा वैल्यू एडिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मेंस 365 ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस. सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, जजमेंट, एग्जाम्पल, कोटेशन जो भी लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. जेनेरिक पॉइंट से मार्क्स नहीं मिलेंगे. जेनेरिक पॉइंट से मार्क्स पेपर फिल करने पे आपको 70-80 मिलेगा अगर आप जेनेरिक पॉइंट्स लिख रहे हैं. बट इफ यू आर राइटिंग वैल्यू एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, जजमेंट, डीपीएसपीज, ये सारी चीज लिख रहे हैं, एआरसी की रिपोर्ट, अलग अलग कमीशन कमेटी की रिपोर्ट, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ओनली देन यू कैन रीच अबव 100, 120, 130 मार्क्स तभी आते हैं जब वैल्यू एडिशन है. सो अभी हम मेंस 365 कर रहे हैं. इसमें करंट से रिलेटेड जीएस2 में क्वेश्चंस आर वेरी प्रिडिक्टेबल. तो क्योंकि वो क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मोस्टली करंट अफेयर्स, सो दोज आर प्रिडिक्टेबल. सो उसी से रिलेटेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट की मेंस 365 पढ़ें. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल बी डिस्कसिंग. आपको प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लास्ट में एक बार ग्लैंस कर सकते हैं, स्किम कर सकते हैं. अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद यू कैन जस्ट ओनली हैव अ ग्लैंस एट इट, स्किम कर बाकी आप ये वीडियो सुनिएगा. सो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट वेल. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू 75 years of India's constitution at a glance. India is celebrating 75 years of Indian constitution. So on January 26 January 1950 India became republic. इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1947. बट इंडिया रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950. रिमेंबर. देन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सम की फीचर्स आर देयर. व्हाट आर द की फीचर? इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम. ठीक है. आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. सो इंडिया में फेडरल सिस्टम है बट इट इज यूनिटरी वाइज. सेकंड, इंडिया इज अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. रिमेंबर, सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आ सकता है. सेपरेशन ऑफ पावर इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया में मोस्टली चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है. इंडिया में देयर आर फीचर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बट उससे ज्यादा प्रेडोमिनेंट फीचर्स किसके? चेक्स एंड बैलेंस के. सो चेक्स एंड बैलेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें प्रोमिनेंट फीचर क्या? चेक्स एंड बैलेंस. सेपरेशन ऑफ पावर, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है, बट वो फंक्शन किसका है? लेजिस्लेचर का. सो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट नहीं है. देयर आर सम फीचर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बट इंडिया में प्रिडोमिनेटली चेक्स एंड बैलेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल जस्टिस जसवंत वर्मा पे केस से रिलेटेड केस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन इन पार्लियामेंट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. देन इक्वालिटी बिफोर लॉ. इंडिया में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इन अंडर आर्टिकल 14. रिमेंबर, रूल ऑफ लॉ वर्ड यूज करना है आंसर में, वो भी आर्टिकल 14 में. आर्बिट्री पावर को यूज नहीं करना है, आर्टिकल 14. देन अ सेक्युलर स्टेट दैट रिकॉग्नाइजेस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस. सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में है. देन आर्टिकल 25 में है. देन आर्टिकल 14, 15 अलग अलग आर्टिकल में है. सो सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन की अचीवमेंट इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है इन 75 years में? अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी. इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 326 के अंदर है. देन 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है इलेक्शन. देन इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका प्रोटेक्शन हुआ है जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, देन राइट टू स्पीच एंड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड अपने आंसर में, स्पेशली कंफ्यूजन में. यू कैन यूज अ कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? You have to adhere to the principles of constitution both in letter and spirit. हम लेटर में तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी बात की गई है पर आप स्पिरिट में अपहोल्ड करते हो जब आप प्रेसिडेंट रूल इंपोज करते हो. मोस्टली वो स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल रिसेंट केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जिसमें गवर्नर वाज रिजर्विंग द बिल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई है स्टेट में, तो हाउ कैन गवर्नर विदहोल्ड द बिल फॉर अ infinite period of the bill that has been passed by the state government. So वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर 142 यूज कर 3 months का टाइम पीरियड दिया कि 3 months में प्रेसिडेंट और गवर्नर हैव टू डिसाइड कि उन्हें बिल को यस बोलना है, नो बोलना है. इनफाइनाइटली आप होल्ड नहीं कर सकते. तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल. एक और एग्जांपल जैसे पब्लिक एलजीबीटी का केस था, नवतेज सिंह जौहर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 377.
सो इसमें पब्लिक मोरालिटी थी अगेंस्ट एलजीबीटी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी उन्हें भी मिलनी चाहिए एलजीबीटी को, सो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए 377 डीक्रिमिनलाइज किया था, ठीक है। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देयर आर सेवरल एग्जांपल। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में फेडरलिज्म से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, गवर्नर की पावर से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड एग्जांपल्स यू कैन गिव। देयर आर मेनी एग्जांपल दैट यू कैन गिव। देन लेजिस्लेचर, जो एग्जांपल 106 जो अमेंडमेंट पास हुआ है, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को देना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देन एग्जीक्यूटिव ने वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर रखे हैं, जैसे हर घर जल, आयुष्मान भारत। दीज आर द एग्जांपल। मेक श्योर दैट एवरी पॉइंट यू आर राइटिंग उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट या फिर एग्जाम्पल। देन जुडिशरी में नवतेज सिंह जौहर केस, आई टोल्ड यू। देन जुडिशरी सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे केशवानंद भारती ने में सुप्रीम कोर्ट गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि कोर एलिमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको पार्लियामेंट कितनी भी मेजोरिटी मिल जाए आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कोर फीचर्स हैं जैसे सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर किसी को कल बहुत सारे वोट मिल गए, मतलब इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी गेट 350 सीट्स इन द पार्लियामेंट, सो क्या वो इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंसी कर सकती है? नहीं कर सकती, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाकर। देन एसआर बोमई केस, इसमें एसआर बोमई केस में इट लिमिटेड द यूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। देन देयर हैज बीन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21। 21 के अंदर कितने सारे केसेस आए हैं, जैसे मेनका गांधी केस 1978 का केस था। इसमें उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो प्रोसीजर इट शुड बी ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ होना चाहिए, यानी प्रोसीजर है जो आप लॉ ला रहे दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ये वर्ड आप याद रखो। देन पुट्टुसामी केस, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू स्लीप, देयर आर सो मेनी राइट्स इन द आर्टिकल 21। देन सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिबिलिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको हमने प्रोटेक्ट किया, रिजर्वेशन दिया है, अफर्मेटिव एक्शन। देन वुमेन रिजर्वेशन 73rd 74 अमेंडमेंट में वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन लोकल बॉडीज। देन माइनॉरिटी राइट्स, देयर आर माइनॉरिटी राइट्स इन आर्टिकल 29, 30 कल्चरल प्रोटेक्शन देना। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोग्रेसिव। देन इश्यूज क्या क्या हुए हैं, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, काफी सारे डिस्प्यूट है, जैसे वी हैव सीन ईडीसीबीआई का मिसयूज। देन फेडरलिज्म में यूज ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नर ऑफिस, दैट हैज बीन इशू। फिस्कल फेडरलिज्म का इशू है, जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है उस स्टेट प्रोटेस्ट करती हैं। जैसे और फेडरलिज्म में क्या इशू बता सकते हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो भी कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे हैं आप वो बताओ। जैसे स्टेट ऑफ प्रोटेस्टिंग की सेंटर अपने पास सेस और सरचार्ज ले लेता है, वो डिवाइड नहीं करता स्टेट के साथ, दैट इज एन इशू। जो जीएसटी में कॉम्पनसेशन सेस है वो स्टेट को टाइम पर डिलीवर नहीं करता, दैट इज एन इशू। सो यू हैव टू राइट ऑल द कंटेम्प्रेरी रिलेटेड इशू। देन इंटरस्टेट टेंशंस भी, इंटरस्टेट टेंशन जैसे वाटर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट जैसे कावेरी का, लैंड बॉर्डर, देयर आर लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे महाराष्ट्र कर्नाटका में डिस्प्यूट चल रहा है, आसाम मेघालय में डिस्प्यूट चल रहा है। देन वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वीकन हुए, जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर प्रोसीजर नहीं करवा रहा। जैसे एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है बिहार में, वोटर थेफ्ट के एलिगेशंस लगाए हैं। तो देयर हैज बीन एलिगेशन, लोकपाल और लोकायुक्त वो इंस्टीट्यूशन बनाए, बट अभी भी उनकी फंक्शनिंग पे क्वेश्चन उठाए, कोई भी मेजर केस वो सॉल्व नहीं कर पाया है। देन डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हुआ है, जैसे वी नो कि आर पार्लियामेंट सिट ओनली फॉर जस्ट 50 to 60 डेज, उसमें भी वो फंक्शन नहीं करती। एवरी मिनट ऑफ द टैक्स पेयर का 2.5 लाख एवरी मिनट कॉस्ट इज वेस्टेड। सो वो इश्यू है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में। देन ओवरबर्डन जुडिशरी है, 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द जुडिशरी। देन इनएफिशिएंट लोकल गवर्नेंस में क्या इशू आ रहा है, फंड फंक्शन फंक्शनरीज और फ्रेमवर्क के में इशू में यू कैन टेल करप्शन का इशू है। ग्राम सभा वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूट होती है तो फंक्शन नहीं करती, तो ग्राम सभा का इशू, करप्शन का इशू, और देयर आर लॉट ऑफ इशू लोकल बॉडीज में। देन नॉन एडियरेंस टू सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है बट डिफरेंट ब्रांचेस वो एडियर नहीं करती, जैसे कि जुडिशियल ओवररीच का केसेस वी हैव सीन 142 का यूज करके। देयर आर मेनी केसेस यू कैन कोट जुडिशियल ओवररीच के, जैसे एग्जांपल जो तमिलनाडु का गवर्नर था उसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन नहीं दे रखी कि गवर्नर या प्रेसिडेंट को कितने टाइम में बिल वापस करना है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन से ही 3 मंथ्स की टाइमलाइन दे दी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। देन ऑर्डिनेंसेस ऑन एन एवरेज 2014 से लेकर 2025 तक 10 to 11 ordinances are being passed every year by the executive. So executive is taking the function of parliament, which is not right. Then way ahead क्या क्या सजेशन है, सजेशन में फेडरल बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, जिसमें यू कैन कोट सरकारी कमेटी। सी देयर आर सम कमिटीज, राइट इन योर नोट्स, जैसे यू कैन कोट नीति आयोग इन योर आंसर, सेकंड ARC यू कैन कोट इन योर आंसर, सरकारीय कमेटी,
Punchi Committee, NCRWC in your answer. These are the important committees. Suggest points you can write. मतलब आप वे फॉरवर्ड में अपने मन से पॉइंट्स लिख सकते हो, बट उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए इन 5 में से कोई ना कोई नीति आयोग, सेकंड आरसी सरकारी कमेटी, ये कमेटी आप कोट करो, जिससे आपके उनको वेटेज मिलेगा, आपके पॉइंट्स को वेटेज मिलेगा. सो प्लीज राइट दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर. फेडरल बैलेंस सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि इंटरस्टेट काउंसिलर्स को परमानेंट बनाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए. कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर फॉर बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर. दिस इज इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन. देन इंश्योर रेगुलर सिटिंग्स आर देयर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 263, प्लीज रिमेंबर इंटरस्टेट काउंसिल इज अंडर आर्टिकल 263. जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल है, इट इज टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में प्लीज लर्न थ्री कीवर्ड, जैसे जुडिशियल से रिलेटेड लर्न जुडिशियल रिस्ट्रेन, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म. दीज आर द वर्ड रिलेटेड टू जुडिशियरी. अपने आंसर में यूज करना है आपको. देन फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यू हैव टू यूज वर्ड्स लाइक कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म, जिसमें डिस्प्यूट होता है. देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जो पॉजिटिव है. देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म. प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड्स. देन और क्या क्या वे हेड हो सकते हैं? जुडिशियल रिस्ट्रेन, जुडिशरी बहुत लिमिटेड, ओवररीच नहीं करना चाहिए. जुडिशरी शुड रिस्ट्रेन इटसेल्फ टू देयर पावर, अपने पावर का एक्सरसाइज करना चाहिए. पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के पावर को नहीं लेना चाहिए. जैसे लिमिट आर्टिकल 142 टू रेयर केसेस, टाइटन और टाइटन पीआईएल नॉर्म्स. तो पीआईएल बहुत कम जुडिशरी को लेना चाहिए जहां पर रेलेवेंट है. और आर्टिकल 142 इज अबाउट डूइंग कंप्लीट जस्टिस. तो जुडिशरी, जो भी चीज लॉ में नहीं होती, जुडिशरी अपनी वर्डिक्ट देना चाहती है, तो जुडिशरी टेक द हेल्प ऑफ 142 के अंदर जुडिशरी का जो वर्डिक्ट होता है, इट हैज द सेम इफेक्ट ऑफ द लॉ. देन लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है. जैसे कंट्रोल ऑर्डिनेंस यूज, डीसी वाधवा केस, आरसी कूपर केस, कृष्ण कुमार सिंह केस. कृष्ण कुमार सिंह में बोला था कि रिप्रमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट प्लेसिंग इट बिफोर द पार्लियामेंट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्लीज लर्न दिस कीवर्ड, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन अवॉइड रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनहेंस पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी. मैं दोबारा सजेशन एक दूंगा. वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू थे, इनके 15 पॉइंट प्रोग्राम है, 15 पॉइंट्स हैं. अरुण जेटली लेक्चर में जो उन्होंने दिए थे, इट्स देयर इन द ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप विल बी शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. तो उस ग्रुप में आई हैव पेस्टेड दोस ऑल 15 पॉइंट्स जो वेंकैया नायडू ने बताए. तो वेंकैया नायडू हैज गिवन द पॉइंट्स रिलेटेड टू हाउ टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में हम कैसे फंक्शनिंग इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी वर्किंग से रिलेटेड 15 पॉइंट्स है. कोट दोस पॉइंट एज इट इज इन योर आंसर. आपको जो मैक्सिमम स्कोर है पॉसिबल है वो मिलेगा. देन ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करनी चाहिए. जैसे सेकंड आरसी ने हैज रिकमेंडेड कि प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस एंड पब्लिक एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. सो देयर इज, जितनी आप ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा बेटर है. एज सुप्रीम कोर्ट सेड, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. ये किसने बोला था? सीजीआई, फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने. ऐसे कोटेशन आप अपनी कंक्लूजन में यूज करोगे, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, आरटीएस से रिलेटेड, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. सो प्लीज यूज सच कंक्लूजन्स. देन ग्लोबल लर्निंग, हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस लर्न कर सकते हैं. जैसे यूके की जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, तो यूके का प्रोसीजर में जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का मेन रोल होता है. देन यू कैन यूज यूके का स्पीकर का है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर. प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर, ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है अपने आंसर में कोट करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. देन कास्ट सेंसस, इट इज इन द न्यूज. रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अलाउड कि कास्ट सेंसस होना चाहिए. इट इज फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस जो कास्ट डेटा है, इट इज गेटिंग कलेक्टेड बियॉन्ड SC/ST. अभी तक हम SC/ST का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट अभी फर्स्ट टाइम कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल कम्युनिटीज का कास्ट डेटा विल बी कलेक्टेड. ठीक है. द लास्ट जो ऑफिशियल कास्ट सेंसस हुआ था, डेट वाज इन 1931 सेंसस. जो 1941 का जो डेटा था वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पब्लिसाइज नहीं हुआ था. सो स्टेट डेटा डिस्क्रिपेंसी है. जो स्टेट लेवल सर्वे हैं, मतलब अभी भी करेंटली बिहार ने, कर्नाटका ने अपनी कास्ट सेंसस करवाए हैं, बट उसमें डिस्क्रिपेंसी है डाटा में. इट लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन और क्रेडिबिलिटी, इसलिए वो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुए हैं कास्ट सेंसस. क्योंकि कास्ट सेंसस में डाटा अपनी कास्ट बताना, लोग हेजिटेंट होते हैं अपनी कास्ट बताना. देयर आर सो मेनी इनफाइनाइट सबकास्ट, तो वो बताना, वो प्रॉपर डेटा नहीं आता पाता. 2011 में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, बट डेटा क्यों नहीं पब्लिश हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि जो डेटा है वो बहुत डिग्रेडेड है, स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स और मिक्सड अप डेटा है, इट्स नॉट रिलायबल डेटा, इसलिए पब्लिश नहीं हुआ. सो दिस इज एन इशू ऑफ कास्ट सेंसस करवाने का. तो कास्ट सेंसस इन इंडिया, ये कुछ की टर्म्स हैं जो द कास्ट सेंसस हैज बीन हेल्ड इन इंडिया सिंस 1881. तो सेंसस 1881 से हो रहा है.
ये 2021 का सेंसस है, इट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमवर्क प्लीज राइट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंसस इज अंडर द यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है। देन स्टेट्यूटरी गवर्नमेंट ने एक्ट भी पास कर रखा है, सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990 आर देयर, सो प्लीज रिमेंबर सेंसस एक्ट 1948 के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है। कास्ट सेंसस की नीड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल 340 में दिया गया कि कमीशन बनाए बैकवर्ड कमीशन का, उसको सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। देन पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, हर कास्ट में क्या बैकवर्डनेस है उससे रिलेटेड अगर डेटा आएगा तो आप टारगेटेड मेजर पॉलिसी मेजर ले पाओगे। सो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। अफर्मेटिव एक्शंस में हेल्प करता है कि अगर किसी कास्ट को बेनिफिट मिल रहा है अभी तक और जिनको नहीं मिल रहा है, जो कास्ट मार्जिनलाइज्ड है, मतलब देयर आर मेनी कास्ट जो को अभी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा बट दे आर मार्जिनलाइज्ड, अगर उनका पूरा डेटा विल बी देयर तो हम उनके टारगेटेड पॉलिसी हम ले पाएंगे, रिजर्वेशन वी कैन गिव देम। देन सब कैटेगराइजेशन, देयर आर मेनी कास्ट, ओबीसी में भी काफी कास्ट हैं, जो जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट थी, प्लीज रीड जस्टिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट। इट सेड कि देयर आर 25% ऑफ द ओबीसी कास्ट, देयर आर अराउंड 2600 ओबीसी कास्ट, 2600 में से देयर आर 25% ऑफ द कास्ट who are taking advantage of 97% of the reservation, only 25% of the caste, और जितनी 10 main caste हैं they are taking advantage of 25% of the reservation. So this is an issue, please learn this data, ये अपने आंसर में सेंसस से रिलेटेड कोट कर सकते हो। So there are very few top dominating caste within the सब OBC who are taking advantage। अगर हमारे पास सेंसस का डेटा होगा तो हमें प्रॉपर्ली पता चल पाएगा कि अभी भी रिजर्वेशन जिनके स्मॉलर कम्युनिटी को नहीं मिल पाया तो हम सब कैटेगराइज कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन अलाउ किया था, किस केस में? देविंदर सिंह केस, प्लीज रिमेंबर देविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउड कि सब कैटेगराइजेशन इज पॉसिबल विद इन SC शेड्यूल कास्ट SC ST ऑल्सो। अभी तक ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन अलाउड था बट देयर वाज क्वेश्चन कि क्या SC ST में अलाउड होगा? यस, इट इज अलाउड सब कैटेगराइजेशन, ठीक है। लर्न जस्टिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट। देन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट डेटा होगा पॉलिसी मेकिंग के लिए। देन इश्यूज क्या क्या है? इश्यूज आर डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, अभी भी सेल्फ डिक्लेयर्ड कास्ट आइडेंटिटीज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, इट मे कॉज एरर क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज आप अपनी कास्ट ओपनली नहीं बता पाए। देन क्लासिफिकेशन इशू है, देयर आर फॉर एग्जाम्पल जो आर कास्ट लिस्टेड एज ओबीसी इन वन स्टेट मे बी अनरिकॉग्नाइज्ड एज अदर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, हरियाणा और यूपी, इसमें डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। देन पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है, जैसे जो कास्ट अगर ये डेटा सामने आ गया इट कैन लीड टू लॉट ऑफ अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट। देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो सकता है, डिफरेंट पार्टीज अपनी कास्ट पॉलिटिसाइजेशन करेंगे। देयर इज ऑल्सो गुड केस अभिराम सिंह केस, प्लीज लर्न अभिराम सिंह केस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड कि रिलीजन और कास्ट आइडेंटिटीज के बेसिस पर अगर आप मोबिलाइज करते हो दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस। आप रिलीजन और जितनी भी आइडेंटिटीज है उनके बेसिस पर मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, इट इज अ करप्ट प्रैक्टिस। सो प्लीज लर्न अभिराम सिंह केस। देन प्राइवेसी कंसर्न, इट इज एन इशू कि सबको अपनी सीधे कास्ट आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। प्राइवेसी कंसर्न और जितना भी डिजिटल डेटा होता है देयर इज पॉसिबल उसका ब्रीच हो सके। देन वे फॉरवर्ड, क्या क्या सजेशन यू कैन गिव? कंसल्टेटिव प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब अलग अलग अकेडमिक्स हैं, कास्ट ग्रुप हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, उनको एंगेज करना चाहिए। कास्ट डायरेक्टरी बनानी चाहिए, जैसे स्टैंडर्डाइज नेशनल कास्ट डायरेक्टरी शुड बी प्रिपेयर विद एक्सपर्ट इनपुट्स। देन ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, जो एन्यूमरेटर्स हैं जो कास्ट एंड आपका डेटा लेने आएंगे दे शुड बी वेल ट्रेन टू प्रिवेंट एनी एरर। देन कंक्लूजन, you can simply write you cannot have political reform without social reform, so social reform is very important, so caste census is needed। so simply आप ये कोट लास्ट में कंक्लूजन में दोगे you'll get an extra 1 mark। then reservation के ऊपर short simple summary we'll learn। रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोविजन में है? आर्टिकल 15 में इट्स देयर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना। आर्टिकल 15-16 में 10% रिजर्वेशन इज देयर फॉर EWS, रिमेंबर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। Then Article 16 में it's there reservation in post and services. Article 46 of DPSP. Here also it is given that promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker section. तो जो गवर्नमेंट उसने जस्टिफाई EWS रिजर्वेशन किया था बेस्ड ऑन अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देन आर्टिकल 243D, इसमें रिजर्वेशन ऑफ SC, ST इज देयर इन पंचायत। देन आर्टिकल 330, it's the reservation of SC ST in the House of People, Lok Sabha, it's also there। then important judgment related to reservation, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम जजमेंट्स लर्न करें, कितनी लर्न करें, 1-2 से काम चल जाएगा?
सो दिस इज अ डाउट फॉर मेजर स्टूडेंट, पर प्लीज रिमेंबर GS2 के लिए यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 2 to 3 जजमेंट्स रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। रिजर्वेशन पे आपको 4 जजमेंट आनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप दे रहे हो 3 to 4 जजमेंट आपको याद होनी चाहिए, और देयर इज नो अल्टरनेटिव। कितना आप भाग नहीं सकते जजमेंट से, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जुडिशियल डिसीजन देने एनवायरमेंट के, 10 मार्क का क्वेश्चन था, क्या उसमें सिर्फ 2 जजमेंट आप दोगे? नहीं ना, उसमें कम से कम 4 जजमेंट आपको देना पड़ेगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि गिव द जुडिशियल डिसीजन रिलेटेड टू जेंडर जस्टिस, उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन था, आप उसमें क्या सिर्फ 2 जजमेंट लिखोगे? नहीं, 2 जजमेंट लिख के आपको 1 नंबर मिलेगा, आपको मिनिमम 4 to 5 जजमेंट लिखना पड़ेगा जेंडर में। सो प्लीज लर्न 3 to 4 जजमेंट्स रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। आप बार बार रिवाइज करोगे, वो याद हो जाएगा, डोंट वरी। आप बार बार लिखो, रिपीट करो, यू विल एबल टू रिमेंबर इट। सो रिजर्वेशन रिलेटेड जजमेंट विल डिस्कस। इंद्रासानी केस 1992 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%, देन देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन and exclusion of OBC from creamy layer. So creamy layer concept is there in OBC. सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली देवेंद्र सिंह केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रीमी लेयर, जस्ट अ सजेशन, अभी बाउंडेशन नहीं है, कि जो क्रीमी लेयर है वो SC/ST में भी होना चाहिए, क्योंकि SC/ST में भी जो ब्यूरोक्रेट्स है, मतलब क्रीमी क्लासेस है, इट्स टेकिंग द एडवांटेज। जो मार्जिनलाइज है SC/ST में, वो एडवांटेज नहीं ले रहा है, तो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। दिस वाज द सजेशन बाय द कोर्ट इन देवेंद्र सिंह केस। अभी ये सिर्फ OBC में एप्लीकेबल है, और सुप्रीम कोर्ट ने नो रिजर्वेशन प्रमोशन बोला था, बट पार्लियामेंट ने इसको 77, 81, 82 अमेंडमेंट से ओवरटर्न कर दिया प्रमोशन में रिजर्वेशन। सो प्लीज लर्न दोस अमेंडमेंट 77, 81, 82। देन एम नागराज सिंह केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन 3 कंडीशन लेट डाउन किए फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रमोशन इन रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन 3 गाइडलाइंस, जैसे क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। जो SC/ST को आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दोगे तो उसमें बैकवर्डनेस का डेटा शुड बी देयर। देन आपको ये भी देखना है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है क्या SC/ST को बिफोर गिविंग रिजर्वेशन। सो फर्स्ट इज क्वांटिफाइबल डेटा, सेकंड इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड रिजर्वेशन आर इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाला आर्टिकल इज देयर 335 में बोला है रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट पब्लिक एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सो पब्लिक इंटरेस्ट एफिशिएंसी में भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। देन जर्नैल सिंह केस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि रिजर्वेशन प्रमोशन डज नॉट रिक्वायर स्टेट टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा। जो एम नागराज में 3 कंडीशन थी, उसमें से एक कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी, क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करने की, क्योंकि इट्स वेरी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट सच डेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम नागराज केस के अंदर एक कंडीशन हटा दो, 2 कंडीशन को कंटिन्यू कर रखते हैं। देन अनदर केसेस जनहित अभियान, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कि जो EWS रिजर्वेशन है इट्स फाइन। जनहित अभियान केस, प्लीज रिमेंबर। अनदर केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह में इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर रिजर्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन विद इन SC। सो शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन अलाउड है, अभी तक OBC में था, बट SCs में भी सब कैटेगराइजेशन इज अलाउड अंडर देवेंद्र सिंह केस। ठीक है, प्लीज रिमेंबर देवेंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि हम क्रीमी लेयर SC में भी ला सकते हैं। देन सब क्लासिफिकेशन इन शेड्यूल कास्ट मैंने बताया देवेंद्र सिंह केस में अलाउ करा। देन जो EV चेन्नैया केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो SCs हैं नोटिफाइड अंडर 341 दे आर द होमोजेनियस ग्रुप, सो इसमें दे कैन नॉट बी सब कैटेगराइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने EV चेन्नैया वाला केस ओवरटर्न कर दिया, किस में? देवेंद्र सिंह केस में, रिमेंबर। ठीक है, हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट क्या है? सब क्लासिफिकेशन विद इन SC शेड्यूल कास्ट, it does not violate Article 341(2). So please remember Article 341(2) is related to reservation of SCs. Then scope of sub classification क्या है? जो एम है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी प्रमोट करने का है। ऐसे कीवर्ड्स ही आपको यूज करने अपने आंसर में, सब्सटेंटिव इक्वालिटी, नॉट जस्ट अ फॉर्मल इक्वालिटी, क्योंकि SC कैटेगरी में भी देयर आर वेरी फ्यू ग्रुप्स, वेरी फ्यू कास्ट हु आर टेकिंग एडवांटेज, तो वो सब्सटेंटिव जस्टिस नहीं है। तो हमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी पे कैसे प्रमोट होगी? जो अदर मार्जिनलाइज कास्ट हैं, जो एडवांटेज नहीं उठा पा रही, उनको हम सब क्लासीफाई करके रिजर्वेशन स्पेसिफिकली दें, क्योंकि जनरल रिजर्वेशन हो रहा है तो डोमिनेंट SC कास्ट बेनिफिट उठा रही है। सब कैटेगराइजेशन होगा तो हर कैटेगरी के लिए, हर कास्ट के लिए डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी होगा। ठीक है, अंडर 14 इज एड्रेस, तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी को एड्रेस करना है। स्टेट कैन सब क्लासीफाई बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन।
स्टेट कैन नॉट आर्बिट्ररीली विदाउट डेटा फॉर पॉलिटिकल गेन, तो सब कैटेगराइजेशन पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं किया जा सकता, डेटा होना चाहिए उसके लिए. देन स्टेट कैन नॉट रिजर्व 100% ऑफ द SC सीट फॉर वन ग्रुप एक्सक्लूडिंग अदर कास्ट. सो किसी एक कास्ट के लिए आप 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो. देन 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट कि जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है, इट शुड बी देयर फॉर SC/ST ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर. आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट में क्या है? आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सब क्लासिफिकेशन इज सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करता है, एज आई टोल्ड. गवर्नेंस इंप्रूव होगा क्योंकि डाइवर्सिटी आएगी, जो अदर मार्जिनलाइज कास्ट है दे वुड बी देयर. देन हिट्रोजीनियस ग्रुप, जो इट रिकॉग्नाइजेस कि जो SC है, जो शेड्यूल कास्ट है, दे आर नॉट होमोजीनियस, देयर आर मेनी सब कास्ट विद इन SC, तो दीज आर हिट्रोजीनियस ग्रुप, नॉट होमोजीनियस. देन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, जो 341 का आर्टिकल है, इसमें स्टेट ऑल्सो इज द पावर. देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है? यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी. तो SC कम्युनिटी मतलब इट इज डिवाइडिंग SC कम्युनिटी बिटवीन डिफरेंट कास्ट, सो यूनिटी और सॉलिडेरिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है. देन पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का पर्पस था वो हिस्टोरिकल जस्टिस को करेक्ट करना था, ना कि इकोनॉमिक वेलफेयर को. यू कैन कोट दिस पॉइंट इन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, हिस्टोरिकल जस्टिस को करेक्ट करना है, ना कि इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करना. देन परसिस्टेंस स्टिग्मा, जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है, जो अगर हम SC/ST जो मार्जिनलाइज्ड SC कम्युनिटी है उनको अगर हम इकोनॉमिकली मोबाइल कर देते हैं, इट विल नॉट एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. देन डेटा लिमिटेशंस है, देयर इज लैक ऑफ रिलायबल कास्ट सेंसस डेटा. देन पोटेंशियल फॉर मिसयूज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे कैन यूज इट टू एक्सपेंड देयर वोट बेस, मोबिलाइज कर सकती हैं. देन अनदर रिजर्वेशन का इशू, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन. अभी हमने देखा है कि काफी स्टेट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन लानी है, जैसे कि कर्नाटका, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल. तो कर्नाटका ने डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन लाया. अभी रिसेंटली बिहार में, बिहार हैज ब्रॉट की पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी भी जॉब है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें जो बिहार की विमेन है डोमिसाइल बेस्ड, उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा. सो यूपी की विमेन को रिजर्वेशन उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, पर बिहार की विमेन को डोमिसाइल बेस पे ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. सो इसमें कर्नाटका के बिल में दिया गया कि जो 50% रिजर्वेशन would be there for locals in management job, and 75% reservation in non-management categories will be for locals only. ऐसी similar law हरियाणा, आंध्र प्रदेश, different states have brought it. So court के judgment क्या related to domicile based reservation. जो हरियाणा का जो एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, बिकॉज इट वायलेट फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 4 के हैं. कौन सा वाला राइट? आर्टिकल 19, उसमें दे रखा है कि जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस होना चाहिए, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी दे रखा है, आर्टिकल 15 में गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन वो नहीं देना चाहिए. सो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, सो उसके बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया. सो यू हैव टू राइट दीज आर्टिकल्स. रिसेंटली जो केस था तन्वी बहल, इसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन PG मेडिकल सीट्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट आर्टिकल 14. सो ये आप केस जजमेंट लिखो, तन्वी बहल, दोबारा बोल रहा हूँ, तन्वी बहल केस. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन PG मेडिकल सीट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14. देन वाई स्टेट्स आर पुशिंग फॉर लोकल रिजर्वेशन, क्यों पुश कर रही है? क्योंकि जो प्राइवेट जॉब है, दीज आर द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर. गवर्नमेंट इतनी जॉब नहीं, barely 1% जॉब गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जॉब होती है. सो उसमें जस्टिस प्रमोट करना अदर लोकल्स को. तो इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया स्टेट्स है उसमें काफी माइग्रेशन है, नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, तो वो पॉलिटिसाइजेशन भी होता है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या रिलेटेड टू डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन? आर्टिकल 16 में इट्स रिटन कि नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ or residence or any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state. तो वो discrimination on the basis of residence नहीं होना चाहिए. Article 16 में it has allowed parliament to make such law कि residence can be a criteria to make reservation in employment. तो parliament को वो power है, states को नहीं है. Concern क्या क्या raise हुआ है? It affect ease of doing business. Ease of doing business लोगों की affect होगी. ऐसे की टर्म्स आप याद रखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग. सो दीज आर द कीवर्ड्स. अपनी कंक्लूजन में आंसर में कीवर्ड्स यूज करो. पीएम मोदी के एक्रोनिम आप जितने यूज करोगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, रिफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, विकसित भारत 2047, अमृत काल, संकल्प से समृद्धि, ये जितने भी, नारी शक्ति, जितने भी आप पीएम मोदी के एक्रोनिम यूज करोगे, यू विल गेट बेटर मार्क्स. सो प्लीज ट्राई टू लर्न. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है,
आप कीवर्ड्स भी GS2 के याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये जितने भी कीवर्ड्स आंसर में यूज होंगे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सिंपली राइटिंग द इन्फॉर्मेशन, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एवरेज मार्क्स मिलेंगे। जितना वैल्यू एडेड कंटेंट आप लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स है, ठीक है। सो इट फ्यूल सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम, ये इशू होगा जितने भी स्पेशली जैसे महाराष्ट्र में जो आउटसाइडर्स माइग्रेंट्स होते हैं उनके खिलाफ वायलेंस होता है, वी हैव सीन इन द न्यूज। देन इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ आल्सो। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो सिटीजनशिप है, इट्स एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन एज इट एक्सक्लूड्स नॉन सिटीजन। इट इज देयर इन द यूनियन लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप? बर्थ है, डिसेंट है, नेचुरलाइजेशन इज देयर, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर आप पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेते हो तो पाकिस्तान के जैसे सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 15 में दे रखा है कि सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 में दे रखा है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, पाकिस्तान से जो लोग आए उनको सिटीजनशिप देना। आर्टिकल 8 में राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, एंड PIOs, OCIs के। देन आर्टिकल 19 कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो स्टेट्स नहीं राइट्स सिटीजनशिप लॉ नहीं ला सकते, ओनली पार्लियामेंट हैव दोस राइट्स। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट है, लेट्स डिस्कस। इसमें CAA इट एम्स टू गिव सिटीजनशिप जो टू ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स जो इंडिया में माइग्रेट करें, इवन इफ दे डू नॉट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको सिटीजनशिप देना एज मैंडेटेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, पर अगर माइग्रेंट्स हैं उनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है, उनको कैसे राइट्स हैं सिटीजनशिप के। देन इलीगल माइग्रेंट्स हु फुलफिल 4 कंडीशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट। तो 4 कंडीशन क्या क्या है? हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, if they have migrated from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, they have entered India on or before 31 December 2014, उनको सिटीजनशिप हम दे सकते हैं। मुस्लिम्स आर इंक्लूडेड, अथीस्ट आर इंक्लूडेड, और अदर कंट्रीज जैसे श्रीलंका, अगर श्रीलंका से कोई तमिल हिंदू भी आए तो दे वुड ऑल्सो नॉट बी काउंटेड अंडर दिस एक्ट। देन दे आर नॉट रिसाइडिंग इन ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, वहां पर रिसाइड नहीं कर रहे हैं, और त्रिपुरा इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल स्टेट्स में नहीं है। और जो इनर लाइन परमिट के एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, वो उधर भी डिसाइड नहीं कर रहे। इट हैज रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स फॉर अबव दीज इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। देन इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट का नीड क्या है? नीड इज टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स। तो जो आए हैं परसिक्यूटेड है, टू अपहोल्ड देयर ह्यूमन राइट्स। इट एनहेंसेस नेशनल सिक्योरिटी बाय डिस्टिंग्विशेस इलीगल इमिग्रेंट कौन है वर्सेस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कौन से। देन इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज। कंसर्न क्या क्या रेज किए गए हैं? कंसर्न्स आर कि जो इट एक्सक्लूड्स माइग्रेंट्स फ्रॉम नेशंस लाइक श्रीलंका, म्यांमार, इनसे आप कंट्रीज को क्यों रिमूव कर रहे हो? मतलब इट्स आर्बिट्री। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो रूल्स है, इट लैक टेस्ट टू वेरीफाई परसिक्यूशन बेस्ड माइग्रेशन। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वो परसिक्यूटेड है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम्स, दे आर परसिक्यूटेड, तो यू आर नॉट अलाउइंग देम, सो वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। अदर कंसर्न्स आर कि we have excluded Muslims, Jews, atheists. Then other issue is जो 31 December 2014 की डेट है, that is arbitrary. Why 31 December 2014? Why not 31 December 2015? So that is arbitrary. So these are the concerns raised. Next article is related to Section 6A of Citizenship Act. It is in the news. जो Constitution bench है Supreme Court की, it has upheld the validity of 6A. of Citizenship Amendment Act 1955. 6A was added through Citizenship Amendment Act 1985 in furtherance of Assam Accord. Assam Accord के अंदर इसको ऐड किया गया था। It allowed citizenship to migrants who are coming from East Pakistan, that is Bangladesh. बांग्लादेश से जो लोग आए हैं आसाम में from 1st January 1966 to 24 March 1971, जो भी इंडिया में आए उनको citizenship was allowed. Why this date 24 March 1971 is there? Because 25 March को Operation Searchlight was conducted in the Bangladesh. इसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान की जितनी आर्मी है उसने बांग्लादेश के सिटीजन पे
प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया था, मैसेकर स्टार्ट हो गया था 25। तो मैसेकर स्टार्ट होने की वजह से देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश। तो 24 मार्च 1971 से पहले जितने भी इंडिया में रेफ्यूजीज आए हैं, विच द क्वांटिटी वर लेस रिलेटिव टू आफ्टर, जितने बाद में आए उससे पहले वाली क्वांटिटी कम थी, सो इसलिए उनको सिटीजनशिप अलाउड है। बट 25 मार्च के बाद जो आए, देयर वाज लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वायलेंस। तो उसकी वजह से जो भी रेफ्यूजी हैं उनको वो रेफ्यूजी सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड। इट ऑल्सो पेव द वे फॉर अपडेटिंग एनआरसी इन आसाम। आइडेंटिफाई करना कौन सिटीजन है और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको अलग से करके वापस से एक्स्ट्राडाइट करना है। देन बैकग्राउंड क्या है आसाम अकॉर्ड का, वही जो आपको बताई स्टोरी की पोस्ट 1947 में आसाम में काफी इन्फ्लक्स हुआ था, और स्पेशली 1971 में जो बांग्लादेश की वॉर हुई थी, जो परसिक्यूशन हुआ था, उसमें काफी माइग्रेशन हुआ था इंडिया में। इट हैज लॉस्ट कॉस्ट फियर अमंग द लोकल अबाउट देयर आइडेंटिटी कल्चर। तो आसाम के लोग हैं, दे आर फियरफुल अबाउट देयर आइडेंटिटी कल्चर एंड लैंड राइट्स। सो दिस आसाम एजिटेशन वाज देयर बाय ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। सो दैट्स व्हाई दिस आसाम अकॉर्ड वाज साइंड। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? इट हैज अपहेल्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट का टू ब्रिंग सेक्शन 6 ए, इट इज अलाउड। आर्टिकल 14 इट इज नॉट वायलेटेड। देन इम्पैक्ट ऑन कल्चर, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। जो कट ऑफ डेट है 24 मार्च 1970, इट वाज रीजनेबल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी का और आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, सो इट्स अ रीजनेबल डेट। अदर इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? जो केस है आसाम एनआरसी का, इट गेट्स स्ट्रेंथेन। जो कंफ्लिक्ट देयर विल बी अ कंफ्लिक्ट विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि दोनों की डेज अलग अलग है। क्योंकि जो आसाम अकॉर्ड है उसमें डेट कौन सी है? 24 मार्च 1971, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसमें डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2014। तो वो कंफ्लिक्ट का इशू आ सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो एग्जेम्पशन दे रखा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। रिमेंबर वो हमने डिस्कस किया था, देयर आर एग्जेम्पशन। देन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन विल बी देयर, सोशल इम्प्लीकेशन विल बी देयर, टेंशन विल बी देयर अमंग आसामीज एंड माइग्रेंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी डिबेट डिस्कशन में क्वेश्चन है, ये आ सकता है। बिफोर दैट आई वांट टू टेल कि जो प्लीज रिमेंबर इंडिया में जो सिटीजनशिप है, इट्स बेस्ड ऑन जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल। रिमेंबर यूएसए में सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन जस्ट सोली। अब डिफरेंस क्या होता है जस्ट सोली में, जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल में? जस्ट सोली प्रिंसिपल में सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द बर्थ। बर्थ यानी अगर देयर आर केसेस वेयर मैक्सिको वुमेन और इंडियन वुमेन, अलग अलग स्टेट्स की कंट्रीज की वुमेन ट्रिप पे जाती हैं यूएसए में, बट दे स्टेड देयर, मतलब इलीगली ओवर स्टे कर लेती हैं जब तक उनकी प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो जाती, अंटिल एंड अनलेस दे डोंट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। क्यों अदर कंट्रीज की माइग्रेंट वुमेन यूएस में बर्थ देती हैं? क्योंकि अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं हो, बट इफ यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन यूएस ऑन यूएस सॉइल, तो जो चाइल्ड है उसको सिर्फ यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके पेरेंट्स को नहीं मिलेगी। बट अगर वो चाइल्ड पाकिस्तान या इंडिया की वुमेन या बांग्लादेश की वुमेन आर गिविंग बर्थ ऑन यूएस सॉइल, तो उनके चिल्ड्रन को सिर्फ यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई सिटीजनशिप इन यूएस इज बेस्ड ऑन जस्ट सोली प्रिंसिपल, बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप। बट इंडिया में सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द डिसेंट, यानी कि इंडिया में सिटीजनशिप के लिए एक और उससे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिफोर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ने लाया, बट 1980 अराउंड 1987 1988 से पहले हम जस्ट सोली प्रिंसिपल पे ही ऑपरेट कर लेते थे कि इफ यू आर बोर्न इन इंडिया आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट 1987 1988 में ये प्रिंसिपल आया गया कि अगर आपको बर्थ सिटीजनशिप चाहिए, सो योर वन ऑफ योर पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन। सो आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। यूएस में ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पेरेंट को सिटीजनशिप यूएस का होना जरूरी है। विदाउट हैविंग यूएस सिटीजनशिप ऑफ बोथ द पेरेंट, चाइल्ड को यूएस की बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो यूएस में बॉर्न है तो। इंडिया में आफ्टर 1987 1988 अमेंडमेंट वन ऑफ योर पेरेंट हैज टू बी इंडियन सिटीजन, ठीक। देन उसके बाद 2002 का अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया। 2002 के अमेंडमेंट में क्या था? वन ऑफ योर पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन, जैसा कि 1988 में था, प्लस वन मोर कंडीशन वाज एडेड, अनदर ऑफ योर सिटीजन, अनदर ऑफ योर पेरेंट शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट। तो जो एक पेरेंट है वो इंडियन सिटीजन हो, एटलीस्ट वन पेरेंट, दूसरा वाला पेरेंट हो तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन एंड अनदर पेरेंट शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यूएस में मैंने बताया कि जो विमेन है अधिकतर ओवरस्टे कर जाती है। ओवरस्टे का मतलब है आप इलीगल माइग्रेंट बन गया इफ यू आर ओवरस्टे, तो सिटीजनशिप स्टिल चाइल्ड को मिल जाती है यूएस सॉइल पर बॉर्न हो गए। बट इंडिया में आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन पेरेंट शुड हैव इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडिया में जस्ट सैंग्विनियस प्रिंसिपल है, यूएसए में जस्ट सोली प्रिंसिपल है। तो प्लीज रिमेंबर दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टिंग दिस
एक्सरसाइज कि आप इलीगल हो या फिर लेजिटिमेट सिटीजन हो. नाउ लेट्स डिस्कस यूनिफॉर्म सिविल कोड. इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? इट मींस देयर विल बी यूनिफाइड सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन. चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सिस्टम होगा पर्सनल लॉज का. जैसे लॉज क्या क्या? सिविल लॉज, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, गार्डियनशिप, ये जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू दिस मैरिटल मेथड, तो वो शुड इट विल बी सेम फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कवरिंग मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा. करंट स्टेटस क्या है? जो मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन है, these are governed by their religious personal laws. जैसे there is Christian personal law, there is Muslim personal law. Hindus के लिए civil law है, there is civil law for Hindus, which is Hindu Marriage Act. There is Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act. So Hindus के लिए वो अलग अलग 4-5 laws हैं. Goa follows a form of uniform civil code, which was implemented in the Portuguese civil code. तो Goa is the only state in India जिधर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था. रिसेंटली उत्तराखंड ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया. सो देयर आर 2 स्टेट्स, उत्तराखंड एंड गोवा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेड है. 21st लॉ कमीशन इट हैज आल्सो रिकमेंडेड कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल करेंटली. अभी डिजायरेबल नहीं है. काफी डिस्प्यूट होगा. इंडिया इज इनफाइनाइट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज, बहुत सारे रिलीजन है. अगर आप सेम लॉ सब पे इंप्लीमेंट कर दोगे, इट इज वेरी पर्सनल. जो डाइवर्स वगैरह है, दीज आर वेरी कोर सब्जेक्ट ऑफ दीज रिलीजियस ग्रुप. तो आप अभी करेंटली डिजायरेबल नहीं है. डिजायरेबल अभी क्या है? इंस्टेड जेंडर जस्ट रिफॉर्म शुड बी देयर इन रिलीजियस फैमिली लॉ. इसका मतलब क्या है कि जो इस्लाम है, जो क्रिश्चियनिटी, आप विद इन दीज कम्युनिटी आप पर्सनल रिफॉर्म लाओ. आप एक सेम लॉ हर कम्युनिटी के लिए मत लाओ. विद इन दीज कम्युनिटी आप रिफॉर्म करो. कैसे? जैसे मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक को स्ट्रक डाउन कर दिया, निकाह हलाला वाला केस चल रहा है, उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हो. तो अभी जो विद इन रिलीजन आप रिफॉर्म करो, मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो लेटर ऑन, बट एज पीसमील अप्रोच होनी चाहिए. राइट इन द आंसर, पीसमील अप्रोच फॉलो करनी चाहिए. अभी विद इन द रिलीजियस लॉ आप रिफॉर्म करो जिससे वो जेंडर जस्टिस होते हैं. देन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करो. जैसे ट्रिपल तलाक स्ट्रक डाउन हो गया, ऐसी ही अलग अलग कम्युनिटी में जो जेंडर अनजस्ट लॉज हैं उनको आप स्ट्रक डाउन करो. देन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट सेट की यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए. सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट सेट, बिकॉज इन सरला मुद्गल केस देयर वाज वन हिंदू मैन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम जस्ट टू गेट मोर वाइफ्स. सो दिस वाज मिसयूज ऑफ दिस पर्सनल लॉस. देन शेरा बानू केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन तलाक बिदअत और इट्स कॉल्ड ट्रिपल तलाक. आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या है? फेवर में यू कैन टेल कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना चाहिए. देन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो दीज आर आउटडेटेड रिलीजियस प्रैक्टिस जैसे निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, उसको एंड को जाना चाहिए. देन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है? ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल को इंप्लीमेंट करना चाहिए. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, इनफाइनाइट लॉज है, इतना सारा कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है इतने सारे केसेस में. सो स्टैंडर्ड वन लॉ होना चाहिए. देन मॉडर्नाइजेशन, इट विल लीड टू इंक्लूसिव सोशल वैल्यू, नेशनल इंटीग्रेशन होगा. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या क्या? इट इज अगेंस्ट डाइवर्सिटी, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन देता है. देन देयर आर कल्चरल राइट्स. देन लैक ऑफ कंसेंसस, अभी भी जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है दे डोंट एग्री. जो शेड्यूल ट्राइब है वो भी स्केप्टिक है इस चीज के लिए. इट इज अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. जो स्टेट है, सी दीज लॉज, मैरिटल लॉज एक्सेट्रा, पर्सनल लॉज, दीज आर अंडर कॉन्करेंट लिस्ट. जो स्टेट है वो भी इस पे लॉ बना सकते हैं. इट विल एनक्रोच ऑन स्टेट पावर, जैसे उत्तराखंड ने बनाया है. सो वे फॉरवर्ड क्या है? अभी कंसेंसस बिल्डिंग डेवलप होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी मेंबर को आप इन्वॉल्व करो. देन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस करना चाहिए, और जो इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने से मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी उन पर क्या इम्पैक्ट होगा. देन एजुकेशनल अवेयरनेस स्प्रेड होनी जरूरी है. देन कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉस, अभी आप पर्सनल लॉस को कोडिफाई करो, उन्हें जेंडर जस्ट बनाओ. सेपरेशन ऑफ पावर वाला केस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे अब जगदीप धनखड़, उन्होंने काफी बार ये बोला है कि देयर शुड बी प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी को एनक्रोच नहीं करना चाहिए. सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस डिमार्केशन ऑफ अथॉरिटी एंड ड्यूटी इन 3 ब्रांचेस. 3 ब्रांचेस क्या? एग्जीक्यूटिव विच इंप्लीमेंट द लॉ, लेजिस्लेचर विच मेक द लॉ, जुडिशरी विच एडजुडिकेट द डिस्प्यूट या एडजुडिकेट द लॉ. जितना भी एडजुडिकेशन होता है डिस्प्यूट का, दैट इज जुडिशरी का रोल. तो एरिस्टोटल ने भी ये क्लासिफाई किया था गवर्नमेंट को. यू कैन राइट इट द इंट्रोडक्शन की एरिस्टोटल की थ्योरी. स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी. प्रिंसिपल क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का? एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल, कि डिवाइडिंग द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर
जुडिशरी। फंक्शनल सेपरेशन होना चाहिए, सबके तीनों सेपरेट फंक्शन होना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही एक फंक्शन आता है चेक्स एंड बैलेंस। अगर तीनों ब्रांचेस सेपरेट होंगी तो एक दूसरे को इजीली चेक कर पाएंगे, जैसे पार्लियामेंट जजेस को इम्पीचमेंट करना, या पार्लियामेंट जजेस को रिमूव करना और प्रेसिडेंट को इम्पीच करना। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव उसको चेक करती है, पार्लियामेंट जुडिशरी को। सो ईच ब्रांच कैन चेक ईच अदर। देन म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल, इसमें इट विल लेड टू क्रिएटिंग कॉन्कॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी होगी, कोऑपरेशन होगा नॉट कन्फ्रंटेशन, एंगेजमेंट नॉट एस्ट्रेंजमेंट। अगर तीनों ब्रांचेस अपने अपनी डोमेन में रहेंगी तो देयर वोंट बी डिस्प्यूट। सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड प्लीज लर्न द आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 50 में दे रखा है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो वो सारे आर्टिकल आपको याद होने जाने चाहिए। देन आर्टिकल 361, जिसमें जो गवर्नर और प्रेसिडेंट अपना कोई ऑफिशियल एक्ट होंगे दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देन देयर आर 3 डायमेंशन यू कैन राइट इन द आंसर सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। क्वेश्चन आता है सेपरेशन ऑफ पावर, पहले आप आर्टिकल बताओ सेपरेशन ऑफ पावर की क्या क्या आर्टिकल है। देन टेल कि देयर आर ओवरलैपिंग फीचर्स, काफी ओवरलैप फीचर्स हैं। ओवरलैप कैसे हैं, जैसे ऑर्डिनेंस बनाना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस बनाता है जो पार्लियामेंट का फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव ट्राइब्यूनल्स में काफी मेजरली अपॉइंटमेंट की पावर है विच इज जुडिशरी फंक्शन। सो ऐसी सिमिलरली पार्लियामेंट के पास परफॉर्म जुडिशरी फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सो ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं। देन राइट ओवरलैपिंग का फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर, देन ओवरलैपिंग फंक्शन। थर्ड कैटेगरी क्या होगी, थर्ड कैटेगरी विल बी चेक्स एंड बैलेंस। ओवरलैपिंग है, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है, ओवरलैप है। देन थर्ड कैटेगरी चेक्स एंड बैलेंस, इंडिया में स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस है। सो चेक्स एंड बैलेंस के एग्जांपल आप बताओ कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट को कैसे चेक करता है, लेजिस्लेचर कैसे चेक करता है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को, ऐसे एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट जुडिशरी को कैसे चेक करता है, वो स्ट्रक्चर आंसर होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इट देयर इज डेलिकेट बैलेंस, तीनों सेपरेशन ब्रांचेस में आर्टिकल 50 बताते हैं कि सेपरेशन होना चाहिए। देन फंक्शन देयर इज फंक्शनल ओवरलैप, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है इट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर इन प्रोमulgating ऑर्डिनेंसेस, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है विच इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। ऐसे ही लेजिस्लेचर कैन परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन, कब जुडिशियल फंक्शन, प्रेसिडेंट का इम्पीच करना या फिर जजेस को रिमूव करना, तो पार्लियामेंट इज परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन। सिमिलरली जो जुडिशरी है इट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, कैसे विशाखा गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करी थी, तो इट वाज टाइप ऑफ लॉ, तो वो पार्लियामेंट का फंक्शन था। तो देयर आर फंक्शनल ओवरलैप। So part of basic structure, separation of power is considered as part of basic structure. Remember, conflict among different organ, पर separation में काफी dispute होता है, encroach करते हैं अलग अलग उनको organs। जैसे conflict क्या होता है, judicial intervention, जैसे ruling that president must decide state bill reserved by the governor within 3 months। So वो judicial अगर एक branch दूसरी branch में जाती है तो there is dispute। Then legislative encroachment, NJAC था वो जुडिशियल डोमेन में एनक्रोचमेंट था। मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जुडिशियल इंटरवेंशन कैसा था, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु गवर्नर 3 मंथ की टाइम लाइन देना, वो पार्लियामेंट के फंक्शन में एनक्रोचमेंट था। ऐसे ही जो एनजेसी एक्ट लाया था पार्लियामेंट ने लाई थी, तो वो जुडिशियल फंक्शन में एनक्रोचमेंट था। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव ओवररीच कैसे होता है, ऑर्डिनेंसेस और ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट जब करते हैं तो डेट इज एनक्रोचमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस लाकर इन द डोमेन ऑफ जुडिशरी और ट्राइब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट्स कर। सो ये कन्फ्लिक्ट होते हैं तीनों ऑर्गन्स में, यू हैव टू राइट, आपको सारे डायमेंशन देने हैं। देन प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ये इतना मेजर वो आर्टिकल नहीं है, वी कैन स्किप दिस आर्टिकल। इंटरनल इमरजेंसी, अभी इंडियन जो यूनियन कैबिनेट है इट हैज पास्ड रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ 50 years सिंस प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन जून 25, 1975। तो अभी 50 years हो गए हैं इमरजेंसी को इम्पोज किए हुए। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जो इमरजेंसी की डेफिनेशन है, इमरजेंसी इट इन्वॉल्व सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मेजर पावर स्टेट में आ जाती है, तो इंडिया यूनिटरी हो जाता है रादर देन फेडरल इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन इमरजेंसी इज प्रोमulgated। पर्पस क्या होता है इमरजेंसी का, टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन क्या होते हैं इंटरनल इमरजेंसी इंपोज करने के, रीजन कैन बी जो 1975 में इंपोज हुई थी, इकोनॉमिक कंटेस्ट, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, गुजरात और बिहार में देयर वर जन स्वराज मूवमेंट, जन आंदोलन। देन जुडिशियल कंफ्लिक्ट, जो जुडिशरी थे उसने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट नेगेटिव केस दे दिया था, उनकी जो मेंबरशिप थी इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इम्प्लीकेशन क्या हुआ था, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था, सिविल लिबर्टीज वर सस्पेंडेड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्लीज लर्न 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो लोकसभा है उसके टर्म को 6 years कर दिया था, प्रीएम्बल में चेंजेस कर दिए थे, फंडामेंटल राइट्स ला दिया था, काफी सारे चेंजेस हुए थे, प्लीज लर्न इट।
क्रैकडाउन ऑन डिसेंट हुआ था, मीसा जैसा ड्रैकोनियन लॉ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, दैट वाज इंप्लीमेंटेड। सोशल इम्पैक्ट हुआ था, मिसयूज ऑफ पावर विद द टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस था, जामियत इस्लामी था, दैट वाज बैंड। देन फोर्स स्टेरिलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट क्या हुआ था, जो जुडिशरी थी उसकी इंडिपेंडेंस को कर्व कर दिया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट लाया था, इट लिमिटेड द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर, बट 42nd अमेंडमेंट ने इसको वायलेट कर दिया था। 42nd अमेंडमेंट को ओवरटर्न करने के लिए देयर वाज मिनर्वा मिल केस एंड वामन राव केस। वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी टेकन अवे बिकॉज इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो कोई भी अमेंडमेंट उसको हटा नहीं सकता। देन इरोजन ऑफ ट्रस्ट हुआ था, आर्बिट्री यूज ऑफ पावर से पीपल बिकेम स्केप्टिकल अबाउट ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंस्टीट्यूशंस। चेंजेस पोस्ट इमरजेंसी, इमरजेंसी के काफी सारे अमेंडमेंट को चेंज करने के लिए 44 अमेंडमेंट जनता पार्टी लाई थी, काफी सारे ओवरटर्न करने के लिए 42nd अमेंडमेंट्स को। जैसे कि इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करनी है तो देयर शुड बी कैबिनेट रिटन एडवाइस, तो रिटन अप्रूवल होना चाहिए। और जो इंटरनल इमरजेंसी कैन नॉट बी अ ग्राउंड, इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड विद आर्म रिबेलियन। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग टर्म है, उसको रिप्लेस करके बिगर टर्म लाया आर्म्ड रिबेलियन। फंडामेंटल राइट्स, 44 अमेंडमेंट सेड कि आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और आर्टिकल 21 इट कैन नॉट बी डन अवे विद इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के टाइम पे आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो, बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। लोकसभा का टर्म वापस से 5 years कर दिया 6 years से। रिमूवल ऑफ 275A, जो इट एलिमिनेटेड यूनियन पावर टू डिप्लॉय फोर्सेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट्स, इसको हटा दिया था 275A को। देन जुडिशियल रिव्यू, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी वापस से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को डिसाइड करने की, जो 42 अमेंडमेंट में ले ली गई थी। देन कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, और मेनली काफी लोग साउथ अफ्रीका अलग अलग कंट्रीज का करते हैं। प्लीज लर्न कंपैरिजन बिटवीन यूएसए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया यूएसए और फ्रांस इंडिया एंड यूके इंडिया। सो यूएसए, फ्रांस, यूके, इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। एक और हिंट दे रहा हूँ, जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो पीवाईक्यूज में एक पैटर्न है, पहले यूएसए का पूछता है, फिर फ्रांस का, फिर यूके का, फिर यूएसए का, फिर फ्रांस का, फिर यूके का, फिर यूएसए का, फिर फ्रांस का, फिर यूके का। सो अभी लास्ट ईयर यूएसए का पूछा था। देयर आर सम चांसेस कि फ्रांस का यूपीएससी का पूछ सकता है कंपैरिजन, बट प्लीज आप रिस्क मत लेना, यूके, यूएसए, फ्रांस, इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन लर्न करके जाना। देयर आर बट हाई चांसेस कि फ्रांस से रिलेटेड आ सकता है बिकॉज यूपीएससी का जो पैटर्न है पास्ट का। सो अभी यूएसए से क्या कंपैरिजन आ सकता है, यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है 2014 में, 20 जनवरी 2025 इसमें यूएस के प्रेसिडेंट का स्वर्न इन हुआ है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। कंपैरिजन ऑफ यूएसए एंड इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कंपैरिजन में पैरामीटर्स बताओ। कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर यूएसए और इंडिया में, यूएसए में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 538 इलेक्टर्स। जो इलेक्टर्स हैं दीज आर चोजन बाय स्टेट वोटर। इट रिक्वायर 270 सीट्स टू विन द प्रेसिडेंसी, बट इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज है, इट इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट एक्सक्लूड्स नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, स्टेट असेंबली के और पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बट नॉमिनेटेड मेंबर आर नॉट इंक्लूडेड। देन एक्ट, जो यूएसए इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, ईच स्टेट हैव इट्स ओन इलेक्शन रूल, तो हर स्टेट का खुद का इलेक्शन रूल है। बट इंडिया में जो इलेक्शंस आर गवर्न्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, रिमेंबर। नॉमिनेशन प्रोसेस, जो कैंडिडेट्स गेन नॉमिनेशन बाय प्राइमरी कॉकसेस, यूएसए में कॉकसेस प्राइमरी का सिस्टम है, बट इन इंडिया नॉमिनेशन रिक्वायर 50 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 50 एज सेकेंडर्स। देन इलेक्शन मेथड, जो यूएसए इसमें मोस्टली विनर टेक्स ऑल सिस्टम, एक्सेप्ट इन मेन्स और नब्रास्का, जो स्टेट ऑफ मेन्स और नब्रास्का है उसको छोड़कर हर स्टेट में विनर टेक्स ऑल होता है। प्रेसिडेंसी कैन बी इलेक्टेड इवन विदाउट अ पॉपुलर वोट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है यूएसए में फॉर एग्जांपल यूएस की स्टेट है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में टोटल इलेक्टोरल वोट्स कितने हैं, सपोज 61 वोट्स हैं इलेक्टोरल। इमेजिन, अगर ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, उधर क्या होता है यूएसए में इलेक्टोरल सिस्टम में, अगर 30 कैंडिडेट्स हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के 30 इलेक्टोरल वोट्स रिपब्लिकन पार्टी को मिले और 31 वोट्स डेमोक्रेट्स को मिले हैं, तो यूएस में ऑल द एक वोट डेमोक्रेट को ज्यादा मिला है, इवन बाई 1 वोट अगर डेमोक्रेट को ज्यादा मिला है, तो जितने भी रिपब्लिकन की 30 वोट है वो सारे के सारे वोट डेमोक्रेट्स को मिल जाते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूएस में विनर टेक्स ऑल स्टेट लेवल पे होता है, हर स्टेट में क्या होता है, जिस भी हर स्टेट में देयर आर इलेक्टोरल वोट्स, पीपल इलेक्टर डायरेक्टली वोट पीपल,
तो उसमें हर स्टेट का इलेक्टोरल वोटर्स हैं, जैसे टेक्सास में सपोज 58 है, कैलिफोर्निया में 61 में, तो हर स्टेट के इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो कैलिफोर्निया में 61 वोट्स हैं, 61 में से अगर 30 रिपब्लिकन को गए हैं और 31 डेमोक्रेट्स को गए, 1 वोट डेमोक्रेट को एक्स्ट्रा मिला है, तो ऑल द 61 वोट्स विल गो टू डेमोक्रेट्स। ठीक है, ऐसी टेक्सास में 58 वोट्स हैं, 58 में से अगर 38 रिपब्लिकन को गया और 28 डेमोक्रेट को गया, रिपब्लिकन को ज्यादा है 2 वोट, तो 2 वोट, इवन 2 वोट रिपब्लिकन को ज्यादा है, पर वो सारे के सारे 58 वोट्स रिपब्लिकन को चलेंगे। दैट इज विनर टेक्स ऑल। तो इन प्रेसिडेंसी इन यूएसए ऐसा हुआ था 2016 में, हिलरी क्लिंटन गॉट द 2% ज्यादा मिला था, पॉपुलर वोट ज्यादा पीपल ने वोट किया था हिलरी क्लिंटन को, बट जो इलेक्टोरल वोट थे इस सिस्टम की वजह से, इवन कुछ वोट ज्यादा मिल जाते तो सारे वोट चले जाते हैं, इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प वॉज इलेक्टेड, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वोटेड नहीं था, पर उनके पास मेजोरिटी ऑफ इलेक्टोरल वोट था। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। इंडिया जो प्रेसिडेंट है उसको जीतने के लिए 50% मेजोरिटी चाहिए, 50% प्लस 1 वोट टू विन। सो इंडिया में मेजोरिटी चाहिए जीतने के लिए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी एवरी 4 ईयर्स। तो यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन एवरी 4 ईयर होता है, बट इंडिया में एवरी 5 ईयर्स। रनिंग मेट, प्रेसिडेंट कैन चूज वाइस प्रेसिडेंट रनिंग मेट। यूएसए में प्रेसिडेंट कैन चूज देयर वाइस प्रेसिडेंट, बट इंडिया में देयर इज सेपरेट इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। रिमेंबर, इंडिया में सेपरेट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। और यूएसए में इंडिया में प्रेसिडेंट कितनी बार भी इलेक्ट हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट टर्म, बार बार इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, बट यूएसए में प्रेसिडेंट कैन ओनली गेट 2 टर्म्स, 4-4 साल के सिर्फ 2 टर्म हो सकते हैं, या तो दोनों टर्म एक साथ 4+4, या फिर जैसे प्रेसिडेंट टर्म है 2016 से 2020 तक, देन ही लॉस्ट, देन ही इज 2014 एंड 2028 तक ही इज प्रेसिडेंट, 2024 से 2028 तक ही इज प्रेसिडेंट। क्या दोबारा प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम 2 टर्म्स दे रखा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म्स के लिए वो हो सकते हैं इलेक्शन के लिए खड़े। इंडियन फ्रांस में कंपैरिजन आ सकता है, बिकॉज रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है इट कोलैप्स्ड आफ्टर फ्रेंच मिनिस्टर वाज आउटस्टेड इन अ नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। सिमिलैरिटीज क्या दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में? कोर आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का, पॉपुलर सॉवरेनिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दोनों में, बाई कैमरल सिस्टम दोनों में है, दोनों में बोथ है बाई कैमरल सिस्टम, इमरजेंसी पावर, बोथ कॉन्स्टिट्यूशन है इमरजेंसी पावर। कंट्रास्टिंग फीचर्स क्या क्या है? जो इंडिया है डेट इज फेडरल, बट फ्रांस इज यूनिटरी। इंडिया में है पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट फ्रांस में इट इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या है? जो प्रेसिडेंट है ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड, यू होल्ड सब्सटेंशियल पावर, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करता है, पर उधर के जो प्रेसिडेंट है वो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, जो मेजर की फंक्शंस है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एक्सेट्रा, वो प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। जो डे टू डे इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह बनाना है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन डायरेक्टली वैसे ही होता है, जो मेजोरिटी पार्टी विन करती है, मेजोरिटी पार्टी सेलेक्ट करती है अपने प्राइम मिनिस्टर को, लाइक इन इंडिया। तो दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट इंडिया में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इलेक्टोरल कॉलेज होता है इनडायरेक्टली, और 5 ईयर टर्म मिलता है विदाउट एनी कैप ऑन नंबर ऑफ टर्म। कितनी भी बार भी प्रेसिडेंट 5 ईयर का टर्म कर सकते हैं। बट फ्रांस में द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और 5 ईयर टर्म इज रिन्यूएबल ओनली वंस, यानी 5 मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए इलेक्ट हो सकते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट, 2 टर्म कर सकते हैं 5 ईयर्स के। देन सेक्युलरिज्म, जो इंडिया का सेक्युलरिज्म दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, बट फ्रांस में इट्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। उधर पॉलिसी है लाइसीटे। प्लीज लर्न दिस कीवर्ड, लाइसीटे, LAICITE। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। ठीक है, मतलब आप पब्लिक डिस्प्ले भी नहीं कर सकते हो सिंबल्स को, हिजाब वगैरह पब्लिक प्लेस में पहनना अलाउड नहीं है, ऐसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट आप फंक्शनरी हो तो यू एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी यू कैन नॉट वेयर हिजाब एक्सेट्रा। देन रेफरेंडम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव रेफरेंडम फीचर, बट फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली से कि प्रेसिडेंट किसी भी पॉलिसी डिसीजन पे रेफरेंडम करवा सकता है। देन जस्टिस सिस्टम, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, देन लोकल कोर्ट्स, बट फ्रांस में डिवाइडेड जुडिशियल सिस्टम है। जो लीगल जुरिस्डिक्शन है इट हैंडल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल, बट एडमिनिस्ट्रेटिव जो जुरिस्डिक्शन है इट हैंडल मैटर बिटवीन सिटीजन एंड पब्लिक अथॉरिटी। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिटवीन सिटीजन एंड पब्लिक फंक्शनरी, और लीगल है बिटवीन सिटीजन्स। These are the keywords, you can learn such keywords
मैं बता रहा हूँ यूपीएससी में कीवर्ड्स GS2 के आंसर में यू हैव टू कंपल्सरी राइट इट कीवर्ड्स लाइक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, legislative encroachment, weakening of institution, constitutional mandate, constitutional morality, transformative constitution. So ये सारे keywords you have to learn. Next, issues and challenges pertaining to the federal structure. So we will discuss this topic in the next part. Please learn this series. ये series सारी देखना. It will be helpful for revision. सारी चीज समझ आ जाएंगी. I will be telling extra things also. ठीक है. I will share this PDF in the group. You can join the Telegram. We are also running Manzil mentorship course. If you want to join, you can reach out to us. Description में will be there will be details. So let's meet in the next part.